घुटन। सबको अपने हिस्से के दुख झेलने पड़ते हैं, पर कुछ दुख हमारी नियति के दिए नहीं होते। हमारे माता पिता के किए कर्म भी होते हैं। हमारा कुछ अच्छा होता है तो हम यही मानते हैं कि माता पिता के किए अच्छे कर्म आगे आ गए। कई बार उनके किए बुरे कर्म की सज़ा भी औलाद को भुगतनी पड़ जाती है। शिप्रा अपने मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। एकदम से झटका लगा और शिप्रा अपने विचारों से बाहर आई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर रुकते ही यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया। कुली सामान उठाने के लिए आवाज़ लगाने लगे। शिप्रा सोच रही थी कि काश जिंदगी के गमों को उठाने के लिए भी कोई कुली हो। बुरे कर्मों की सज़ा उठाने में तो कुली की भूमिका निभानी ही पड़ती है, कभी माँ बाप बनकर तो कभी औलाद बनकर। ट्रेन फिर से चल पड़ी। इस स्टेशन पर शिप्रा की सामने वाली सीट पर कोई आ गया था। शिप्रा ने उनको नज़रें उठाकर नहीं देखा। शिप्रा की नज़रें उसके जूतों और सामान के बैग पर रखी डायरी पर ही रुक गई। डायरी और जूतों को देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि सामने की सीट वाला यात्री दिल्ली पुलिस से है। ये जूते और डायरी उसे ले गए अतीत के गलियारे में। शिखर ने शिप्रा को दिल्ली पुलिस के कवर वाली डायरी दी थी। वो चाहता था कि शिप्रा अपनी रोज़ की डायरी लिखने की आदत को अब इस डायरी में बरकरार रखे। शिप्रा जो बचपन से पिता का प्यार ढूंढती रही, वो शिखर की बातों पर यकीन करके ना सिर्फ उससे प्रेम करने लगी थी, बल्कि एक पिता की छाँव भी उसमें महसूस करने लगी थी। उसे लगता था जिंदगी की हर धूप छाँव में शिखर उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। शिप्रा ने मन ही मन अपने आप को शिखर को यूं सुपुर्द कर दिया था कि अब उसे अपने पिता से भी कोई शिकायत नहीं रही थी कि उन्होंने कभी अपने परिवार को वक्त नहीं दिया। एक दिन शिप्रा ने अपने पिता को शिखर के बारे में बता ही दिया। पिता बेटी की बात सुनकर गुस्से का घूंट पीकर रह गए। बस इतना कहा, वैसे तो ये हक माता पिता का है कि संतान के लिए जीवन साथी चुने, पर तुमने अब किसी को पसंद कर ही लिया तो मुझे पहले तसल्ली करनी पड़ेगी कि वो तुम्हारे लायक है भी कि नहीं। मैं उनके घर जाऊंगा, तुम उसे बताना मत। मैं उनके घर के असल हालात देखना चाहता हूँ। शिप्रा को लगा कि शिखर बहुत खुश हो जाएगा यूँ शिप्रा के पिताजी को शादी की बात करते देखकर, इसलिए उसने शिखर को कुछ बताया ही नहीं। शिप्रा के पिताजी शिखर के घर पहुँचे। शिखर एक संयुक्त परिवार में रहता था, जहाँ उसके 2 ताऊजी, एक चाचा जी, दादी, दादाजी और शिखर के माता पिता और 5 भाई बहन। शिखर का घर भी जर्जर हालत में था। शिप्रा के पिताजी को शिखर के दादाजी ने बताया कि लड़के की नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो उम्र कम करके एक कागज़ बनवाया, तब जाकर वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ है। शिखर जब घर पहुंचा तो उसे पता चला दादाजी ने बातों बातों में उसका सारा राज खोल दिया है। शिखर ने शिप्रा को फ़ोन किया। शिप्रा आज 7वें आसमान पर थी कि अब शादी फिक्स हो जाएगी और शिखर और वो हमेशा के लिए साथ होंगे। फ़ोन की घंटी बजते ही वो और भी खुश हो गई और शर्माते हुए फ़ोन उठाया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही शिखर ने फ़ोन उठाते ही उसे गालियाँ देना शुरू कर दिया। शिप्रा ने उसकी शक करने की आदत तो आज तक नज़रअंदाज की थी, पर गालियाँ सुनकर उसके हाथ से फ़ोन छूट गया और वो रोने लग गई। शिप्रा के पिताजी शिखर से कोई सवाल किए बिना ही घर आ गए। घर आकर देखा तो शिप्रा ने रो रो कर अपना हाल बेहाल किया हुआ था। शिप्रा के पिताजी ने बताया कि उस लड़के की सारी डिग्री नकली है। कभी भी किसी को भनक लगी तो एक शिकायत पर नौकरी भी जाएगी और जेल भी होगी। जिस लड़के का भविष्य सुरक्षित ना हो, मैं ऐसे लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करूँगा। शिप्रा तो खुद ही टूट चुकी थी। अब रिश्ता ख़त्म करने की बात सुनकर तो पत्थर सी हो गई।
कुछ महीनों बाद शिप्रा के पिताजी ने सोचा कि बेटी यूं ही सदमे में अपनी ज़िंदगी ना निकाल दे। उन्होंने शिप्रा की शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। शिप्रा, जो पहले तो अपने प्यार के शक करने की आदत में घुटती रही, फिर पिताजी के ताने उसका दम घोटने लगे। अब शादी करके हर पल वो घुटन में कैद हो गई। शादी के कुछ दिन बाद उसे पता चला उसके पति रणदीप का किसी से अफेयर है। इस बात को सुनकर वो रोई नहीं, सामान पैक किया और घर आ गई। पिताजी ने बेटी से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिताजी ने शिप्रा की माताजी सुधा को बोला, बेटी से पूछो क्या बात है, मैं भी समधी जी को फ़ोन करता हूँ। शिप्रा माँ से लिपटकर रोने लगी। माँ, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी में किसी का साथ लिखा ही नहीं है। मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो सब धोखेबाज मेरी ही ज़िंदगी में आने लिखे थे। उसका किसी और लड़की से चक्कर है माँ। मुझे बोल रहा है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा। सुधा जी के संतोष का बांध आज टूट गया। उन्हें लगा कि दूसरी सुधा रो रही है। उन्होंने फैसला कर लिया कि ये सुधा अकेली नहीं है। सुधा जी ने शिप्रा के पिता रोशन जी को बोला, पता चल ही गया होगा आपको तो, क्या हुआ है बेटी के साथ। रोशन जी हैरान थे। शादी के 29 साल में आज तक सुधा जी ने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की। आज कैसे? रोशन जी ने अपने पुरुष दम को बरकरार रखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो अच्छा घर देखकर ही रिश्ता किया था। अब इसके कर्म ही ऐसे हैं तो क्या करूं? सुधा जी ने कहा, इसके कर्म नहीं, इसके पिता के किए कर्म इसके सामने आ रहे हैं। तुमने भी तो। रोशन जी ने बीच में बात काटते हुए बोला, चुप रहो, शिप्रा सुन लेगी। इतने में शिप्रा आ गई। क्या सुन लेगी पापा? मैं बच्ची नहीं हूँ। आज तक मैंने अपने पिता को स्कूल से लेकर कॉलेज तक कभी अपनी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं देखा। पैसे ज़रूर दिए आपने, पर पिता का फ़र्ज़ कभी नहीं निभाया। जब सब औरतें तीज त्योहार पर सजती थीं, मैंने अपनी माँ के सूने हाथ देखे हैं। रोशन जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, चुप करवाओ इसे। सुधा जी ने कहा, आज हम चुप नहीं रहेंगे। बहुत जी लिया घुटकर, अब नहीं। मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। सुधा जी और शिप्रा का ये रूप देखकर रोशन जी ने चुप रहने में अपनी बेहतरी समझी। शिप्रा और सुधा जी दोनों शहर के बाहर वाले घर में शिफ्ट हो गए। रोशन जी अकेले दिल्ली में रहते हैं। शिप्रा को तलाक के केस की तारीख के लिए दिल्ली आना पड़ता है। आज भी शिप्रा कोर्ट की तारीख के लिए ही दिल्ली आ रही थी। ट्रेन दिल्ली से सराय रोहिल्ला स्टेशन पर रुकी और शिप्रा भी अतीत के गलियारे से बाहर आई। जिंदगी में अब वो अकेली बेशक थी, पर अब घुटन से बाहर आ गई थी और अपनी जैसी और लड़कियों को भी जीने के गुर सिखाने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।